तो ठीक है, यहाँ से करना था, यहाँ तक कर चुके थे हम लोग. कार्टेजिना प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, इट इज़ अ बायो सेफ्टी एग्रीमेंट. ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग कर चुके थे. नाउ मूविंग ऑन, द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर ऑफ कोरल ब्लीचिंग, दैट इज़ द राइज इन द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ सी वाटर. ठीक है, द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर इन कोरल ब्लीचिंग, दैट इज अगेन ग्लोबल वार्मिंग, which is causing rise in the normal temperature of sea water. Then which of the following have coral reefs? तो यहाँ भी पाया जाता है अंडमान में, गल्फ ऑफ कच्छ पे भी पाया जाता है, गल्फ ऑफ मन्नार में भी पाया जाता है, सुंदरबंस में भी पाया जाता है. नाउ one question that I had to confirm, out of Gulf of Kutch and Gulf of Khambhat, which one has more coral reefs? तो ये हम पूछ लेते हैं. Out of Gulf of Kutch and Khambhat. So AI is telling me that the Gulf of Kutch has coral reefs, but the Gulf of Khambhat, also known as the Gulf of Cambay, does not. So it is worth noting down here is that Gulf of Khambhat or Cambay, no corals are found in the Gulf of Khambhat or Cambay. ठीक है. Now among C.J. Barrow, Dick Carter, Walter G. Rosen and D.R. Batish, the term biodiversity for the first time was coined by this person called Rosen. ठीक है. तो ये जी रोसन हैड कॉइन्ड द टर्म बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, जस्ट रिमेंबर दैट जिस पर्सन के नाम में गुलाब आ रहा हो, दैट पर्सन हैड कॉइन्ड द टर्म बायोडाइवर्सिटी. एंड टांसले ने क्या कॉइन किया था? इकोसिस्टम. एंड अर्नेस्ट हैकल हैड कॉइन्ड द टर्म इकोलॉजी. ठीक है, तो अभी तीनों हो गया. नाउ बायोडाइवर्सिटी फॉर्म्स द बेसिस फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन द फॉलोइंग वेज. अब सॉइल फॉर्मेशन, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट एंड पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स, ये भी करता है बायोडाइवर्सिटी. नाउ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिक्लेयर्ड डेकेड 2011 से 2020 एज द यूनाइटेड नेशंस डेकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी. तो 2011 से 20 वाले को डेकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. द फॉलोइंग इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन इकोसिस्टम. द फॉलोइंग इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी. देखो, जितने कम ट्रॉफिक लेवल्स होंगे तो उतना कम बायोडाइवर्सिटी होगा ना, और जितने ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल हो जाएंगे उतना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगा. द हिमालयन रेंज इज़ वेरी रिच इन स्पीशी डाइवर्सिटी. हाँ, ये तो सही बात है. द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीज़न फॉर दिस फिनोमिनन इज़ इट इज़ अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायोजोग्राफिकल zones. It is a confluence of different biogeographical zones. That is the core reason behind the rich species diversity of Himalayan region. और कहाँ कहाँ होती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में स्पीसी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है. और ठीक है, हाँ ठीक है. और यहाँ पे द हिमालयन रेंज इज़ वेरी रिच इन स्पीसी डाइवर्सिटी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर दिस फिनोमिनन is that it is a confluence of different biogeographical zones. The Biodiversity Act was passed in Lok Sabha on 2nd of December 2002 and by Rajya Sabha on 11th of December 2002. मतलब अब ये कैसा सवाल है? लोक सभा मतलब ओवरऑल तभी माना जाता है जब दोनों सदनों से पास हो जाता है. तो ईयर और मंथ काफ़ी है याद रखना, बट 11th of December can be remembered because it is somewhat related to my family. So the Biodiversity Act was passed by Lok Sabha on 2nd of December 2002 and by Rajya Sabha on 11th of December 2002. The National Biodiversity Authority of India was established in 2003 in Chennai. So जो ये इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? So that is in Chennai and it was established as an office in Chennai in 2003. अब एक और चीज़ चेन्नई में बनाई गई थी in collaboration with the Norwegian government. ठीक है, वो देख लेना, ऊपर बताया था. The following statements about the National Biodiversity Authority role in protecting Indian agriculture are correct. So NBA checks the biopiracy and protects the indigenous and traditional genetic resources. Yes. Application for intellectual property rights भी का काम भी देखता है ये. ठीक है, this is very minute point. So applications for intellectual property rights related to genetic and biological resources cannot be made without the approval of the NBA, that is National Biodiversity Authority. So intellectual property rights about certain genetic resources or biological resources, certain genetic resources or biological resources के ऊपर intellectual property right claim करना. So you have to ask the permission of National Biodiversity Authority first. For example, जैसे commercial production of the insulin. ठीक है, तो वैसे तो insulin pancreas बनाता है, but then उसको कमर्शियली भी प्रोड्यूस किया जाता है. सो दैट इज़ कोई जेनेटिक हम लोग अपने पैंक्रियाज से निकालते हैं, फिर उसको बैक्टीरियाज में डालते हैं थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, और फिर वो बैक्टीरिया प्रोलिफरेट करते हैं. तो इन दैट प्रोसेस दे
make a lot of insulin. So what are you doing here in essence? You are actually, अब मान लो ये काम पूरा कोई कंपनी कर रही है, so वो कंपनी चाहेगी कि ये एंटायर प्रोसेस जो है, जो ये पूरा साइंटिफिक प्रोसेस है, इसका एक सीक्रेट बना के और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑन कर लें इस पर. सो इट हैज़ टू आस्क द for the approval of NBA first. Now, sea buckthorn has a huge global market potential. The berries of this plant are rich in vitamins and nutrients. Genghis Khan used them to improve the stamina of his troops. Acha, sea buckthorn. Russian cosmonauts used its oil to combat radiation. In India, this plant is found in Ladakh, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, as well as Arunachal Pradesh and Sikkim as well, and Uttarakhand. तो sea buckthorn काफ़ी मतलब न्यूट्रिएंट वर्धक है काफ़ी. सी बकथॉर्न बेनिफिट्स, सो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इम्प्रूव करता है, स्किन हेल्थ, हेयर हेल्थ. ओके, तो ये सारे इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं. अबाउट द सी बकथॉर्न, इट इज़ फाउंड इन द हिली रेंजेस. ठीक है. देन नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया encourages the cultivation of sea buckthorn. The importance of this plant, it helps in controlling soil erosion as well and preventing desertification. तो desertification को भी रोकता है ये. Also, it has nutritional value and is well adapted to grow in cold areas on high altitudes. तो इसके कई multi-fold benefits हैं. एक तो ये कि it controls soil erosion and prevents desertification. तो ये हो गया ecological benefit. और दूसरा personal benefit है कि nutritional value है and it can be grown easily on high altitudes, on hilly, cold, dry weather conditions में भी उग सकता है. Especially Ladakh, Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, Sikkim, Uttarakhand, Arunachal Pradesh. ठीक है. If rainforests and tropical forests are the lungs of the earth, then surely wetlands function as its kidneys. The following function of wetlands best reflects the above statement. The aquatic plants absorb heavy metals and excess nutrients. देखो किडनी क्या करता है, हमारा ब्लड प्योरीफाई करता है, और वही काम वेटलैंड्स करते हैं. सिक्वेस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे कार्बन का, और वहाँ कुछ ऐसे कुछ एक्वेटिक प्लांट्स भी होते हैं जैसे वाटर हयासिंथ फॉर एग्जांपल, दैट आर एबल टू डिटॉक्सिफाई द नियर बाय इकोसिस्टम. सॉइल हो गया, वाटर हो गया. ठीक है. एंड दैट हैपन्स नेचुरली. तो इसको कुछ बोलते हैं फाइटो रिमीडिएशन, कुछ ऐसा टर्म होता है. आगे देखते हैं. द बायोस्फीयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन सिस्टम. दैट इज़ करेक्ट. देयर कैन नॉट बी री इन्वेस्टमेंट ऑफ न्यू सब्सटेंसेज इन द बायोस्फीयर, but there is no restriction on the investment and exit of energy. ये कैसा point है? There cannot be reinvestment of new substances in the biosphere, but there is no restriction on the investment and exit of energy. I will skip this. Recently, the following drug has been reported as responsible for the vulture death. So that is diclofenac. कई लोगों को सिर्फ इतना पता है diclofenac, but actually उसमें सोडियम भी होता है. The most important factor contributing to the loss of vulture population is ये एक ड्रग का नाम है, and that is actually a painkiller which is given to the cattle. और फिर जब वो मर जाती हैं कैटल, तो कैरकसेस को जो खाते हैं वल्चर्स, वो उसमें ट्रांसमिट हो जाता है वल्चर्स में. Now vultures which used to be very common to the Indian countryside some years ago are rarely seen nowadays, and this is attributed to a drug called diclofenac, which is used by the cattle owners treating their diseased cattle. It is primarily used as a painkiller for the cattle. A tree species in Mauritius failed to reproduce because of the extinction of a fruit-eating bird. अब ये डोडो है. ठीक है. So a tree species, अब देखो extinction हुआ bird का, तो उसकी वजह से क्या हो गया? A tree species in Mauritius failed to reproduce, right? और extinction तो हुआ डोडो का, but देखो indirectly वो tree भी अब देर सवेर extinct हो ही जाएगी मॉरिशस में. So by the way, the bird का नाम डोडो था. ठीक है. The following pairs are correctly matched. So the wildlife and naturally found in, so blue-finned mahseer. अब ये blue-finned mahseer और rusty spotted cat है. So this is quite a tough question. ठीक है. ये rusty spotted cat जो है, ये तो ईस्टर्न घाट्स में मिलती है, लाइक कोरोमंडल कोस्ट समझ सकते हो. ठीक है. और ये blue-finned mahseer, ये एक मछली का नाम है, ये कावेरी नदी में मिलती है. ठीक है. इन दोनों का फ़ोटो देख लेते हैं. So blue-finned mahseer, this is very evidently found in the river Kaveri, or the other one was, and it is quite large as well, the mahseers, blue-finned mahseer. तो fin जो होता है, that is actually the rear, the rear part of the fish. ठीक है. और जो ये है rusty spotted cat, that is easily found in the eastern Ghats, कोरोमंडल वाले इलाके में. Due to some reasons, if there is a huge fall in the population of a species of butterflies,
The following could be its likely consequences. Pollination of some plants could be adversely affected. Yes. It could lead to a fall in the population of some species of wasps, spiders and birds. Of course, yes. In the context of Indian wildlife, the flying fox, ये जो flying fox है जिसका scientific name है Pteropus giganteus isa. So flying fox is nothing but a bat. ठीक है, तो ऐसा तुम्हें लगेगा कि flying fox तो कोई चिड़िया होगी, बट इट्स एक्चुअली अ बैट. उसमें बस इसका जो थोबड़ा होता है वही केवल लोमड़ी जैसा लगता है, बाकी तो वो उड़ता है. ठीक है, तो फ्लाइंग फॉक्स उड़ता है. दैट इज़ वाई एंड द वर्ड फॉक्स हियर ओनली इज पुट बिकॉज इट रिजेंबल्स द फेस ऑफ अ बैट. द मरीन एनिमल कॉल्ड डुगोंग विच इज़ वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन, सो दैट इज़ एक्चुअली अ मैमल. कंसर्निंग डुगोंग, अ मैमल फाउंड इन इंडिया, द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. पहली बात तो ये हर्बीवोरस होता है, ये मरीन होता है और ये मैमल भी होता है. एंड देन इट इज़ गिवन अ लीगल प्रोटेक्शन अंडर शेड्यूल 1. बहुत ज़्यादा इस पर कड़ाई है, अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. द फॉलोइंग 3 criteria have contributed to the recognition of Western Ghats, Sri Lanka and Indo-Burma regions as hotspot of biodiversity. So the following 3 criteria have contributed to the recognition of Western Ghats, Sri Lanka and Indo-Burma. तो यहाँ पे हाँ, स्पीशी रिचनेस बहुत ज़्यादा है, एंडेमिज्म बहुत ज़्यादा है और थ्रेट परसेप्शन, ये 3 कैटेगरीज मतलब फैक्टर्स होते हैं. अगर ये फैक्टर्स प्रबल हैं किसी जगह पे तो फिर उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉटस्पॉट बड़े आराम से उसको कैटेगराइज कर सकते हैं. जहाँ पे स्पीशी रिचनेस है, एक प्रकार का थ्रेट है किसी स्पीशीज़ को या मल्टीपल स्पीशीज़ को, उसके साथ साथ वहाँ पे स्पीशी रिचनेस भी है और एंडेमिज्म है, वो स्पीशी और कहीं नहीं मिलती हो, तो इस हिसाब से फिर हॉटस्पॉट कैटेगराइज कर दिया जाता है. मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज़ ऑफ बटरफ्लाइज आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल कंट्रीज़, ये असर्शन है. बटरफ्लाइज कैनॉट टॉलरेट लो टेम्परेचर्स, तो ये बिल्कुल सही बात है और ये सवाल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल ऑब्जर्वेशन है. मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज़ ऑफ बटरफ्लाइज आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल दैट इज़ वार्म कंट्रीज़ सिंस बटरफ्लाइज कैनॉट टॉलरेट लो टेम्परेचर्स. कंसर्निंग एन ऑर्गेनाइजेशन नोन एज बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. इट इज़ अ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस. हाँ, तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल खुद में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कई सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलके इसको बनाए हैं. एंड इट आइडेंटिफाइज द साइट्स रेफर टू एज इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज. दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट. तो जैसे एक संस्था है मतलब वेटलैंड को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, वैसे ही कोई संस्था है जो वेटलैंड्स को आइडेंटिफाई करता है. उसी तरह से ये है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो आइडेंटिफाई करता है important bird and biodiversity areas, in short IBBA. So you can write here international नहीं, ये क्या है, important bird and biodiversity areas. ठीक है. The following statement is correct. The biosafety protocol deals with the genetically modified organisms. ठीक है, the biosafety protocol. हाँ, तो ये biosafety protocol जो है that is a keyword directly picked up from the Cartagena protocol. and Cartagena protocol किस लिए बनाया गया था? Living modified organisms या उनके जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के मैनेजमेंट के लिए बनाया गया था. द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स द कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी. तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इज द नोडल एजेंसी विच इम्प्लीमेंट्स कार्टाजीना प्रोटोकॉल इन इंडिया. अ सैंडी एंड सलाइन एरिया इज़ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एन इंडियन एनिमल स्पीसीज. सैंडी भी है और सलाइन भी है, तो यहाँ से तो मैं अभी ही बता दूंगा वाइल्ड एस है, ये इंडियन वाइल्ड एस है. The 10th conference to the parties to the United Nations Conference on Biological Diversity, that is basically ये 10th COP पूछ रहा है, COP of UNCBD. तो ये नगोया जापान में हुआ था. And from 5th to 17th December 2022 COP15 was held in Montreal, Canada. Now I don't know ये COP15 UNCBD का है कि CCC का है. Proper design and effective implementation of UN REDD+ program can significantly contribute to. अब ये जो UN REDD+ प्रोग्राम है, ये किस पे मतलब जोर देता है? एक तो बायोडाइवर्सिटी पे जोर देगा, प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, रेजिलियंस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट्स पे बहुत ज़्यादा जोर देता है REDD+ प्रोग्राम. और बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है रिड्यूसिंग एमिशंस थ्रू डिफॉरेस्टेशन. ठीक है, तो पॉवर्टी रिडक्शन, और इसमें पॉवर्टी रिडक्शन भी एक इनडायरेक्ट एजेंडा है. लाइक इसमें कई कम्युनिटीज़ को पार्टिसिपेटिव तरीके से इसमें शामिल किया गया है और उनको भी इंसेंटिवाइज़ किया जाता है अगर वो काम करते हैं काम करते हैं किस दिशा में, डिफॉरेस्टेशन को रोकने में.
तो उसको मतलब एक तरह से पॉवर्टी रिडक्शन का भी इसमें हो जाता है काम. एंड रेड स्टैंड्स फॉर रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डेग्रेडेशन. ठीक है, तो दैट इज़ द फुल फॉर्म. तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो जाते हैं रेड प्लस के. ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ, कुछ चीज़ें हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे देखना है. जैसे ये था कि एक तो सारे के सारे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ अबाउट द UNCBD, ऑल ऑफ UNCBD. तो ये कहाँ कहाँ हुआ था. अब देखो, पिछला वाला ये हुआ है मॉन्ट्रियल कनाडा में. दिस मीटिंग अडॉप्टेड द कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क. द मीटिंग ऑल्सो सेट गोल्स एंड टारगेट्स फॉर 2030. अब ये 16 वाला जो है, ये कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो था, इसको और स्ट्रेंथन करेगा और एक मैकेनिज्म फाइनलाइज करेगा फॉर शेयरिंग बेनिफिट्स फ्रॉम डिजिटल सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन. COP16 विल ऑल्सो टेक स्टॉक ऑफ प्रोग्रेस मेड सिंस COP15. अब ये COP16 कहाँ होने वाला है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ ऑफ द UNCBD. So the 15th conference of the parties to the UN Convention on Biological Diversity took place under the presidency of China in Montreal in December 2022. It was preceded by the 5th session of the Open-Ended Working Group. ठीक है, तो ये मॉन्ट्रियल में हुआ तो था COP15, but COP15 was headed by which country? So it was headed by China. ठीक है, presided by, so it was presided by China, but it held in Montreal. ठीक है. एंड दूसरी चीज़ यह है कि यहाँ हम लोग देख रहे थे कि रेड प्लस प्रोग्राम. सो हु लॉन्चेस या हु मैनेजेस द रेड प्लस प्रोग्राम. सो द रेड प्लस प्रोग्राम इज़ मैनेज्ड बाय वैरायटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग वर्ल्ड बैंक भी इसमें आ जाता है, ग्रीन क्लाइमेट फंड भी इंस्ट्रूमेंटल है, FAO भी है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी भी है. तो कई लोग मिल के इसके मल्टी स्टेक होल्डर्स हैं. ठीक है. देन 2 important rivers, one with its source in Jharkhand. तो एक का सोर्स है झारखंड में, and another with its source in Odisha, merge at a place only a short distance from the coast of Bay of Bengal before flowing into the sea. तो एक नदी जो है वो झारखंड से निकली है और एक नदी जो है वो उड़ीसा से निकली है और दोनों मर्ज कर जाती हैं only a short distance from the before entering the Bay of Bengal. This is an important site of wildlife and biodiversity and a protected area. The following one could be this. तो ये भितरकनिका नामक जगह है. So this is an important site of wildlife and biodiversity and a protected area. तो वो जगह जहाँ पे इनका कॉन्फ्लुएंस है और फिर ऑलमोस्ट वो बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं, वहाँ से भितरकनिका ऑलमोस्ट वहीं पे है. Among different mathematical indices for measuring biodiversity, the following one shows the mean species diversity in a habitat. तो अल्फ़ा डाइवर्सिटी इंडेक्स जो है, अब ये अल्फ़ा बीटा गामा डाइवर्सिटी जो होता है वो 3 प्रकार के क्या दिखाता है? डाइवर्सिटी दिखाता है. ठीक है, तो अमंग डिफरेंट मैथमेटिकल इंडिसेस फॉर मेजरिंग बायोडाइवर्सिटी द फॉलोइंग वन शोज द मीन स्पीशी डाइवर्सिटी इन अ हैबिटेट एट अ लोकल स्केल. तो जहाँ भी एक मीन एवरेज स्पीशी डाइवर्सिटी फाइंड आउट करनी है किसी लोकलाइज्ड एरिया में, सो यू विल फाइंड आउट द अल्फ़ा डाइवर्सिटी इंडेक्स ऑफ दैट प्लेस. ठीक है, वैसे 3 प्रकार के होते हैं, अभी देख लेंगे. Concerning the International Union, मतलब IUCN and the Convention on International Trade and Endangered Species of Wild Flora and Fauna, that is CITES, the following statements are correct. IUCN runs thousands of field projects around the world to better manage the natural environment. That is correct. CITES is legally binding on the states that have joined it, but this convention does not take the place of national laws. ये भी सही बात है. मतलब legally binding तो है, but it cannot supersede the local national law. Whereas IUCN जो है ये thousands of field projects globally conduct करता रहता है to better manage the natural environment. With reference to an initiative called the Economics of Ecosystem and Biodiversity, that is TEEB, the following statements are correct. It is a global initiative that focuses on drawing attention to the economic benefits of biodiversity. It presents an approach that can help decision makers recognize, demonstrate, and capture the value of ecosystems and biodiversity. The Economics of इकोसिस्टम्स एंड बायोडाइवर्सिटी, इसमें किसी इंडियन एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट को कोई प्राइज़ भी मिला था. सो विच इंडियन, कोई सुखदेव करके था, एक्टिविस्ट इज़ रिलेटेड टू टीब. पवन सुखदेव, हाँ, पवन सुखदेव इज़ एन इंडियन एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हु वाज अ स्टडी लीडर इन टीब. सुखदेव इज़ द फाउंडर एंड CEO. ठीक है, वो छोड़ो. तो इसमें इंडियन एक हैं पवन सुखदेव इन द इकोनॉमिक of ecosystem benefits.
इन द फॉलोइंग स्टेट्स लाइन टेल्ड मकाक इज़ फाउंड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। सो ये इसका जो नीलगिरी वाला एरिया है वहाँ पे मिल जाएंगे लाइन टेल्ड मकाओ। दीज एनिमल्स आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया। तो ये ब्लैक नेक्ड क्रेन है, फ्लाइंग स्क्विरल है और स्नो लेपर्ड है। ये यहाँ के इंडिजिनस स्पीशीज़ हैं। ब्लैक नेक्ड क्रेन, फ्लाइंग स्क्विरल एंड स्नो लेपर्ड ये इंडियन है, ध्यान रखना। यू कैन रिमेंबर इट लाइक BSF, ठीक है, BSF इंडिया, जैसे BSF जवान होते हैं ना, तो इंडिजिनस इंडियन स्पीशीज़ के तौर पे ऐसे याद रख सकते हो BSF। दैट इज़ ये ब्लैक नेक्ड क्रेन है, फिर ये स्नो लेपर्ड है एक, ठीक है, स्नो लेपर्ड, और ये क्या है, फ्लाइंग स्क्विरल है, फ्लाइंग स्क्विरल, ठीक है। तो ये सारे इंडियन इंडिजिनस स्पीशीज़ हैं। देन विद रेफरेंस टू इंडियाज बायोडाइवर्सिटी, सेलॉन फ्रॉगमाउथ, कॉपरस्मिथ बारबेट, ग्रे चिंड मिनीवेट एंड वाइट थ्रोट रेड स्टार्ट, ये सारे क्या हैं, ये बर्ड्स हैं। देखो जहाँ भी ऐसे नाम आए, बारबेट हो गया, ठीक है, या मिनीवेट हो गया, बारबेट मिनीवेट, या रेड स्टार्ट या सेलॉन फ्रॉगमाउथ, ये थोड़ा अगर केवल ये पूछ लेता तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता, बट सेलॉन फ्रॉगमाउथ इज़ एक्चुअली अ बर्ड। जस्ट लाइक अभी एक हम बताए थे क्या, फ्लाइंग फॉक्स, इट्स एक्चुअली अ बैट। और सेलॉन फ्रॉगमाउथ क्या है, सेलॉन फ्रॉगमाउथ इज़ अ बर्ड, ठीक है। देन सेलॉन फ्रॉगमाउथ इज़ अ बर्ड। Then among bats, bears and rodents, the phenomenon of hibernation can be observed in all of these. तो bats भी hibernate करते हैं, bears भी करते हैं और rodents. The following statements are correct. Biodiversity is normally greater in the lower latitudes. हाँ सही बात है. Along the mountain gradients, biodiversity is normally greater in the lower altitudes. हाँ ये भी सही बात है. Foothills के पास ज़्यादा biodiversity देखने को मिलती है. Along the mountain gradients, biodiversity is normally greater in the lower altitudes as compared to the higher altitudes. सही है. द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल इज़ फाउंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. अब ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है. द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. इन इंडिया स्लो लोरिस, स्लेंडर लोरिस तो सुना था, स्लो लोरिस क्या है, लिव्स इन द डेंस फॉरेस्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट. अब ये क्या है स्लो लोरिस? सो इट इज़ एक्चुअली प्राइमेट स्लो लोरिस. तो अजीब सा ही है, मतलब बंदर का छोटा वर्जन है ये स्लो लोरिस. are a group of several species of nocturnal primates that make up the genus. ठीक है. स्लो लॉरिस का IUCN क्या है? तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ये तो. नहीं, बंगाल स्लो लॉरिस का क्या है? एंडेंजर्ड कैटेगरी. द बंगाल स्लो लॉरिस कैन लिव अप टू 20 years. द स्पीशीज इज लिस्टेड एज endangered on the IUCN red list and is threatened with extinction due to growing demand in the exotic pet trade and traditional medicine. It is one of the most common animals sold in local animal markets. Slow loris. तो ये क्या है? एंडेंजर्ड है. कहाँ है ये स्लो लॉरिस? कहाँ है? बंगाल स्लो लॉरिस. तो ये एंडेंजर्ड EN लिख दे रहे हैं, ठीक है. कंसर्निंग a conservation organization called Wetlands International, the following statement is correct. It works at the ground level to develop and mobilize knowledge and use the practical experience to advocate for better policies. हाँ सही बात है. India is a party to the Ramsar Convention and has declared many areas as Ramsar sites. The following statement best describes as to how we should maintain these sites in the context of this convention. Conserve all sites through ecosystem approach and allow their simultaneous sustainable use. ठीक है. If a wetland of international importance is brought under the Montreux Accord, what does it imply? Changes in the ecological character have occurred, are occurring or are likely to occur in the wetland as a result of human interference. एक होता है मतलब रामसार कन्वेंशन जो थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन प्रदान करता है वेटलैंड्स को, उससे भी ज़्यादा अगर एक लेवल स्ट्रिंजेंट कर देंगे तो फिर वो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड हो जाएगा. एन इकोसिस्टम वेटलैंड्स एंड एज एन इकोसिस्टम वेटलैंड्स आर यूजफुल फॉर न्यूट्रिएंट रिकवरी एंड साइक्लिंग. देखो वेटलैंड्स में बहुत ज़्यादा एज इफेक्ट देखने को मिलता है, इको टोन देखने को मिलता है, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है. फॉर रिलीजिंग हैवी मेटल्स थ्रू एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट्स. तो यहाँ पे फाइटोरिमीडिएशन भी होता है वेटलैंड्स में. इन रिड्यूसिंग सिल्टेशन ऑफ रिवर्स बाय रिटेनिंग सेडिमेंट्स. हाँ ये भी सही बात है. कंसर्निंग द वेटलैंड्स ऑफ इंडिया, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. द कंट्रीज टोटल जोग्राफिकल एरिया अंडर द कैटेगरी ऑफ वेटलैंड्स इज रिकॉर्डेड मोर इन गुजरात एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स. अगर जोग्राफिकल एरिया वाइज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एरिया कौन से राज्य में है एज वेटलैंड्स? The country's total geographical area under the category of wetlands is recorded more in Gujarat as compared to other states. ठीक है. इसको एक बार कंफर्म भी कर लेते हैं. Which state in India has highest area under
वेटलैंड। तो गुजरात इज़ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ वेटलैंड्स इन इंडिया, ठीक है। द वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2010 also encompass the drainage area or catchment regions of wetlands as determined by the authority। तो यहाँ ड्रेनेज एरिया ऑफ रिवर्स कह सकते हैं और कैचमेंट रीजन्स भी, नॉट रिवर्स, ड्रेनेज एरिया ऑफ वेटलैंड्स एज वेल एज कैचमेंट रीजन्स ऑफ वेटलैंड्स, इनमें भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी। नॉट जस्ट द एक्चुअल specific wetland but the area surrounding it, such as areas including the drainage area and the catchment area of that particular wetland will also be provided the same protection under the wetland conservation rules 2010। The annual production of biomass is minimal in which of the following environments? डीप सी में बायोमास का उत्पन्न बहुत कम होता है, प्रोडक्टिविटी वहाँ बहुत कम हो जाती है डीप सी में। द ऑथर ऑफ टुमारोज बायोडाइवर्सिटी इज़ वंदना शिवा। अब ये कोई किताब है, टुमारोज बायोडाइवर्सिटी, एंड द फॉलोइंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैज़ हैड अ बेयरिंग ऑन द बायोडाइवर्सिटी। द इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। इसमें दो चीज़ें देखनी है, एक द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन क्या करता है एंड द बुक टुमारोज बायोडाइवर्सिटी। सो व्हाट इज़ वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, इसके बारे में देखो। The World Heritage Convention is an international agreement that aims to protect and preserve cultural and natural sites of exceptional value। ठीक है, ये वही तो है यूनेस्को वाला World Heritage Convention। And the World Heritage Convention was adopted by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization in 1972 and entered into force in 1975। So ये यहाँ लिख सकते हैं कि World Heritage Convention 1972, 1975 ये वही है क्लब ऑफ रोम का लिमिट टू ग्रोथ वाला 1972 एंड देन 1975 में इम्प्लीमेंट हो गया था। एंड द बुक कॉल्ड टुमारोज बायोडाइवर्सिटी इज रिटन बाय वंदना शिवा। सो दैट इज़ ऑल। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट से अगले में देखते हैं।